Good morning, students. Today I will be giving you an explanation for Coulomb's law and expression from Gauss law. And today my thought is which is related to life. So here my thought is going on. Listen to me. Education is not preparation for life. Education is not preparation for life, but education is life itself. That means in हिंदी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, हमारा जीवन का तैयारी आधारमूल नहीं है। मतलब एजुकेशन जो है हमारा जीवन का तैयारी नहीं है, बल्कि एजुकेशन ही क्या है, हमारा शिक्षा है, हमारा है जीवन है। फिर से रिपीट कीजिएगा इस चीज़ को, एजुकेशन जो है हमारा जीवन का तैयारी नहीं है, बल्कि जो शिक्षा जो है हमारा जीवन है, शिक्षा ही हमारा जीवन है। एंड टुडे माय टॉपिक कुलाम्स लॉ एक्सप्रेशन फ्रॉम गॉस लॉ। इसका मतलब होता है कि गॉस के नियम की सहायता से कुलाम्स का नियम सिद्ध करना है। और चलिए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। इसको डायग्राम क्लियर करते हैं और उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। गॉस के नियम से कुलाम्स का नियम सिद्ध करना है। मतलब क्या सिद्ध करना है, आपको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए चलते हैं। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। गॉस का प्रमेय की सहायता से कुलम्स का नियम को प्रूफ कीजिए। ठीक है, गॉस के नियम की सहायता से कुलम्स का नियम को प्रूफ कीजिए। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समय कम है तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, गॉस के नियम से बोल रहा है ना, तो गॉस का नियम क्या बोलता है, गॉस का नियम बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस में ध्यान दीजिएगा, गॉस का जो नियम बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस में, इस प्रकार से कोई भी एक क्लोज सरफेस हो गया। गॉस का नियम कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ लागू होता है, तो गॉस के नियम में होता है गॉस का जो नियम है कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ फॉलो होता है, तो क्लोज सरफेस में होता है। यहाँ तक क्लियर। अब पहले क्या करेंगे, क्लोज एक सरफेस ले लिए, इस क्लोज सरफेस पे एक बिंदु पर क्या ले लिए, क्यू ले लिए, आवेश क्यू ले लिए। ओ शिट, ये भी मार्कर नहीं चल रहा है। अब आगे चलते हैं। तो इस बिंदु पे क्या ले लिए, क्यू। ठीक है, इस बिंदु पे क्या ले लिए, क्यू। ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे और सिद्ध क्या कर रहे हैं, गॉस के नियम से कुलम का नियम से प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज सरफेस ले लिए इस प्रकार से, और क्लोज सरफेस के एक बिंदु पे क्या ले लिए, एक आवेश ले लिए। और ऐसे भी हम जानते हैं कि गॉस का जो नियम है क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, और उस क्लोज सरफेस में कुछ ना कुछ आवेश पहले से मौजूद होते हैं, तभी वो गॉस का नियम फॉलो करता है। वैसा सरफेस, वैसा सतह जिसके अंदर आवेश पहले से मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, गॉस का नियम फॉलो करते हैं। 1/एप्सिलॉन नोट, और उस सतह में उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं वो गॉस के नियम को फॉलो करते हैं। उस सतह में उपस्थित जितने भी टोटल चार्ज होते हैं वो गॉस के 1/एप्सिलॉन नोट के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे Q1 हो गया इसके अंदर, तो Q1 हो गया इस प्रकार से, और Q2 हो गया Q1, तो ये हो गया Q1 इस प्रकार से Q2। तो ये 1/एप्सिलॉन नोट गुणनफल होता है, मतलब कि 1/एप्सिलॉन नोट गुणनफल होते हैं किसके, आवेश के उस सरफेस के अंदर चार्ज के गुणनफल होते हैं। ये चीज़ तो गॉस के नियम में हम लोग पढ़ चुके थे। अब सिद्ध क्या करना है, तो गॉस के नियम के सहायता से कुलम्स का नियम सिद्ध करना है। तो एक बिंदु ले लिए इस प्रकार से, ठीक है, एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु को इसी क्लोज सरफेस पे एक बिंदु को मिला दिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इस बिंदु से दो बिंदु निकालते हैं। वो क्यों निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है एक बिंदु पे आउटवर्ड में होता है, बाहर की ओर लंबवत होता है। बोले तो मतलब कि कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका जो इस पूरा सरफेस का जो एरिया होता है बाहर की ओर लंबवत होता है, जिसको हम बोलते हैं DS या DA सदिश बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, DS या DA सदिश बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, अल्प सदिश इस चीज़ को बोलते हैं। मतलब पूरा सरफेस का जो एरिया होता है वो बाहर की ओर लंबवत होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया। ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं और स्मॉल होते हैं, और पूरा एरिया को क्या करता है, क्षेत्रफल डिनोट करता है DA या DS से। तो यहाँ इस प्रकार से एक DA ले लिए, DS ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DA या DS ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ले लिए E वेक्टर, इस प्रकार से ले लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले
सिद्ध क्या करना है, गॉस के नियम से कूलम का नियम से सिद्ध करना, वो तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अब डायरेक्ट सॉल्व में क्या लिखेंगे, तो माना कि एक क्लोज सरफेस ले लिया, बंद सतह ले लिया, बंद पृष्ठ ले लिया, उस बंद पृष्ठ के अंदर एक Q1 एक आवेश उपस्थित है, ठीक है, और उस Q1 आवेश को उस पृष्ठ के सतह से मिला दिया, और उस पृष्ठ के सतह पे बिंदु पे भी दो बिंदु लिया है, जिसमें एक जो है क्लोज सरफेस का पूरा एरिया को डिनोट करता है, और एक जो है इस सरफेस एरिया का विद्युत क्षेत्र को डिनोट करता है, ई। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज़ को लिख देंगे आप अपने तरीका से लिख देंगे, ठीक है। और हम जानते हैं क्या, फाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन EdS cos थीटा। ई जो होता है वेक्टर फॉर्म में होता है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्रीय समाकलन इसको बोलते हैं। ई वेक्टर फॉर्म में होता है, वैद्युत क्षेत्र, और ये DS हो गया जिसको बोलते हैं पूरा एरिया का क्षेत्रफल DA या DS से डिनोट किया जाता है, उस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आई यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा होता है, फॉर्मूला में ही होता है। फाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन EdS cos थीटा, और थीटा के जगह पे हम ये पूरा इस बीच का हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, थीटा बराबर क्या ले लिया 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। फाई बराबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रीय समाकलन EdS cos थीटा के जगह पे कितना ले लेंगे 0 डिग्री। अब प्रूफ क्या कर रहे हैं, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R², इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय समाकलन E वेक्टर DS, ठीक है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 से पूरा टोटल में मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 हो गया, cos 0 डिग्री का मान रखेंगे डायरेक्ट तो 1 हो गया इस प्रकार से। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई मान में फर्क होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय समाकलन यहाँ पे ले जाते हैं, ई वेक्टर लिख दिया, क्षेत्रीय समाकलन DS वेक्टर फॉर्म में इस तरीका से लिख दिया। अब देखिए फाई बराबर ई को लिख दिए इस प्रकार से, और DS का फॉर्मूला, ये क्लोज सरफेस कैसा है, एक गोलाकार है, क्लोज सरफेस कैसा है तो गोलाकार है, तो इस गोले का पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है किससे डिनोट कर रहे हैं, तो DS से डिनोट कर रहे हैं, DS से या DS से डिनोट कर रहे हैं, बतला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे 4 पाई R², इस प्रकार से हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 ले लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। फाई बराबर, और यहाँ पे एक फाई बराबर क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, गॉस के नियम से 1/ε0 इंटू Q, ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पे समझने की बात है कि ये तो हम चीज़ जानते हैं, बहुत बढ़िया, 1/ε0 इंटू Q, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये फाई बराबर होता है, तो फाई, इसको ले लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं Q1, इसको ले लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से फाई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/ε0 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 1/ε0 इंटू Q, ठीक है, इंटू Q हो गया। अब बराबर में हो जाएगा ई वेक्टर 4 पाई R²। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ई बराबर क्या निकलेगा, ई कहाँ जाएगा, यहाँ ई जाएगा Q के बटा में, एक यहाँ पे क्या लिया है Q1 लिया है, तो Q1 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल ध्यान दीजिएगा, तो ई बराबर क्या निकलेगा 1/4 पाई ε0 Q1 बटा में R², ये निकल गया, इस प्रकार से निकल गया। और इसको ले लेते हैं समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3, ये चीज़ ले लिए। अब आगे हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर F/Q, इस फॉर्मूला हम जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 फार्मूला होता है, एक जो होता है 1/4 पाई ε0 इन डॉट प्रोडक्ट और Q बटा में R², ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक और फार्मूला होता है E बराबर F/ क्या होता है Q, तो इसको ले लेते हैं Q2, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ से E की जगह पे रख देंगे वैल्यू, तो F बराबर Q2 रख दिए इस प्रकार से 1/4 पाई ε0 Q1 बटा में R²। अब देखिए Q2 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, तो F बराबर 1/4 पाई ε0, 4 को अच्छा सा तरीका से लिख लिया जाए, 4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R²। यही तो लाना था, यही तो चीज़ प्रूफ करना था, जो यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया।
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लेंगे, ठीक है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या करेंगे, एक आवेश को डिनोट दिखलाएंगे, इस प्रकार से दिखलाएंगे, डिनोट करेंगे, और उस आवेश को मिलाएंगे उसी सरफेस से जो क्लोज सरफेस लिया है, और उस सरफेस पे दो बिंदु इस प्रकार से खींचेंगे, एक पे ds या dA पूरा एरिया का क्षेत्रफल डिनोट करेंगे, और एक जो है इस एरिया का क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे। कैसा क्लोज सरफेस है, तो Q1 एक क्लोज सरफेस है, और इस बिंदु को इस मेन बिंदु से इस क्लोज सरफेस के एक सतह पे बिंदु ले लिया, और इस बिंदु पे दो बिंदु लिया, एक ds है, ds का मतलब अल्प सदिश, इसको बोलते हैं स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, यहाँ तक ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, dA ds से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये dA ds होता है पूरा सरफेस, क्लोज सरफेस का एरिया को डिनोट करता है, वो भी वेक्टर फॉर्म में होता है। यहाँ तक क्लियर है। और थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया यहाँ तक, और एक बिंदु पे E मतलब इस पूरा सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। अब आगे चलते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन EDS cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा का जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 से कैलकुलेशन होगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाई बराबर ई वेक्टर फॉर्म क्षेत्रीय समाकलन ds ले लिया। अब ds को तोड़ेंगे तो 4πr² आएगा। ये कैसा सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है, वो भी कैसा है, तो गोला है, गोलाकार है, इसलिए गोलाकार का हम फॉर्मूला लगाए यहाँ पे 4πr²। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर फॉर्म में है यहाँ तक। अब देखिए 4πr², इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फाई बराबर 1/ε0 Q1, क्यों लिए हैं ये, तो गॉस का प्रमेय से लिए हैं, और क्यों लिए हैं तो हमको क्या करना है, कूलम का नियम को प्रूफ करना है, 1/ε0 को लाना था, इसलिए हम इस चीज़ को किए हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो फाई का जो वैल्यू है ये वाला इतना यहाँ पे रख देंगे, तो वही चीज़ को यहाँ पे रखे हैं। तो ये टोटल के कैलकुलेशन जब करेंगे हम, ई का यहाँ तक हमको ई का वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 Q1/r²। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थर्ड इक्वेशन नंबर हो गया। और देखिए ई बराबर क्या होता है, F/Q2। ये कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को आप डाउट में नहीं रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ को ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ को लेंगे तो ई जो ई का वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ई। आगे ध्यान दीजिएगा ये कैसे हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कैसे हो जा रहा है, तो ई बराबर फॉर्मूला पता है हमको F/Q2, और F/Q2 को कहाँ रखेंगे, ई के जगह पे रखेंगे, यहाँ ई के जगह पे, ये वाला यहाँ पे इतना उठा के F/Q2 को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो F/Q2 यहाँ पे रख दिया है। अब इक्वेशन नंबर 4 का इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, वैल्यू को 3 में रखेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई के जगह पे रखेंगे F/Q2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 1/4πε0 इंटू Q1/r², ठीक है। तो F बराबर में क्या निकलेगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये Q2 कहाँ है, भागा में है, तो यहाँ जाएगा गुना में। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा पार्ट 29 था, और इसी तरीका के अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लेलिस्ट का आइकन क्लिक कीजिए, ठीक है। और इसमें से आपको जो पसंद आता है, जो आपको ज़रूरत है, उस पर आप क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए, विजिट करिए, ठीक है। विल बी बैक टुमारो। Love you all. Bye bye. Bye. See you tomorrow.